नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया, सत्य की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल के लिए क्रेजी हुई दिल्ली। महाकुंभ में भगदड़, भगदड़ में मौत, मौत का जिम्मेदार कौन? महाकुंभ में पाप का घड़ा दिल्ली में फूटेगा। राहुल गांधी ने मोदी केजरीवाल दोनों पर बोला है हमला। इन तमाम मुद्दों पर हम जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, हम आपके सामने हैं। लेकिन सबसे पहले दो नदियां, गंगा यमुना, गंगा यमुना सरस्वती, इस पर हम बात। गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम महाकुंभ, महाकुंभ जहां मौत का तांडव हुआ। गंगा, गंगा के किनारे, और यमुना जहां का पानी जहरीला है। इन दोनों ही बातों पर, और दोनों ही बातें जीव विरोधी, इंसान विरोधी। नदी का पानी जहरीला होना यानी सिर्फ इंसान ही नहीं, जल में रहने वाले जीवों के लिए भी उतना ही खतरनाक। इस पर दिल्ली में सियासत हो रही है। और गंगा नदी के किनारे महाकुंभ के अवसर पर जो नजारा हमने आज देखा, जो बीती रात से देख रहे हैं, उसके बाद घट रही घटनाएं देख रहे हैं, उसमें जो संवेदनहीनता दिख रही है वो भी हम देख रहे हैं। ये दोनों घटनाएं आज की राजनीति को बेनकाब करती हैं। ये दोनों घटनाएं जन सरोकार से कटती जा रही राजनीति को सामने लाती है। दोनों घटनाएं सरकारों के लापरवाहपूर्ण रवैये को उजागर करती है। हम बात शुरू करते हैं कुंभ महाकुंभ से। निश्चित रूप से दिल्ली भी लौटेंगे, दिल्ली की भी चर्चा होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महाकुंभ में पाप का घड़ा क्या दिल्ली में फूटेगा? ये बड़ा सवाल है। ये कौन सा पाप का घड़ा है? ये क्या है? हम आपको ये बताएंगे कि महाकुंभ में जो घटना घटी है, उसकी जो हादसे की तस्वीरें हैं वो विचलित करने तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिखरे पड़े हैं, मैं साउंड कर देता हूं। बिखरे पड़े हैं कपड़े, बिखरे पड़े हैं छोटी छोटी झोलियां, चप्पल, जूते, जो कुछ भी जिन्होंने पहन रखा होगा। आमतौर पर चप्पल ही पहनते हैं। और सब के सब जो ये नजारा जो हमारे सामने दिख रहा है, इसमें कितनी जानें गई हैं, इसकी गिनती बताने में सरकार को सुबह से शाम हो गई। बल्कि तड़के, घटना तो 12-1 बजे की है, उसके बाद से शाम 6 बजे की, यानी 17-18 घंटे लग गए पुलिस को, प्रशासन को ये बताने में कि कितनी मौत हुई है। और कितनी मौत हुई है, जो आंकड़ा आया है वो 30 का आंकड़ा आया है। 30 लोग मरे हैं, 60 घायल हुए हैं, ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर कुछ और गवाही दे रही है उन आंकड़ों से इतर। जो बात हमने देखी, जो बात हमने महसूस की, जो पीड़ा पीड़ित के परिवारों के मुंह से सामने आई, आज सैल्यूट है समांतर मीडिया को। जिस मीडिया ने सवाल उठाए, जिस मीडिया ने उन बातों को सामने लाने की हिम्मत दिखलाई, जिन बातों को पोषित मीडिया छिपाता रहा सुबह से लेकर रात तक। ये बात है। मैं आपको ये बताना, दिखाना भी चाहता हूं कि पुलिस ने जो दावा किया है वो क्या दावा किया है।
वो भी बताना चाहते हैं, वो भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का दावा बताना, मुख्यमंत्री की संवेदना को समझना भी जरूरी है। वो भी आप सुनिए। प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसमें, यद्यपि आज प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पर वहाँ लगाया गया था और वे सभी पूरी तत्परता के साथ, प्रमुख सचिव नगर विकास वहीं थे, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव भी वहीं पे थे, पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी वहीं पे मौजूद थे, जिन एक एक मुद्दों पर वहाँ पर वे लोग लगातार निगाह रखे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना और ये मर्माहत करने वाली घटना है। मैं सभी उन पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को। ये भूमिका ठीक है, जनता के सामने आना, संवेदना प्रकट करना, मुआवजे की घोषणा करना, ये तमाम बातें अपेक्षित हैं और ये जरूरी है। लेकिन ये घटना कुछ सवाल भी पूछती है कि योगी आदित्यनाथ जी जब दुनिया का सबसे बड़ा मेला आपके प्रांगण में, उत्तर प्रदेश के प्रांगण में, इलाहाबाद की धरती पर, प्रयागराज के संगम में लगा हुआ था, तब योगी आदित्यनाथ जी आपकी प्राथमिकता गंगा नहीं यमुना किनारे हो गई। यमुना किनारे यानी दिल्ली की सियासत आपकी प्राथमिकता रही। आप गंगा किनारे अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर यमुना किनारे वहां आप पहुंचे जहां चुनाव हो रहे हैं, वो आपको प्राथमिकता लगी। और लगे हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब हादसे के पहले तो योगी आदित्यनाथ अपनी लापरवाही दिखला रहे थे, चुनाव प्रेम, राजनीति प्रेम और महाकुंभ के आयोजन से भटकाव दिखा रहे थे, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आप घटना के बाद क्या कर रहे थे? आपको प्रतिक्रिया देने में भी बहुत देर लगी। आपसे पहले अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया थी, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया थी, अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया थी महाकुंभ में हुए हादसे पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप प्रतिक्रिया देने में भी बहुत पीछे रहे। मीडिया को आप जरूर बताते रहे मोदी जी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है। ये बात आप मीडिया में खबर प्लांट करा रहे थे कि आप बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ का डंका पीटा जाता रहा, जिस तरीके से 7 से 8 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, जिस तरीके से वीआईपीज की सेवा में पूरा प्रशासन, मेला प्रबंधन लगा रहा, उसका नतीजा ये हुआ कि 10-10, 20-20 किलोमीटर तक की लंबी लाइनों में लगे हुए लोग जब एक भगदड़ का शिकार हो गए, और भगदड़ मचने के बाद भी कई घंटों तक पुलिस नजर नहीं आई, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जो जीवित थे परिजन, उनको उनके अजीज के लाशों से दूर कर दिया गया, वो लाश से भी दूर रहे। और जो आंकड़े आए हैं 30 के, मैं ये बताता हूं कि 30 का आंकड़ा तो खुद सरकार की जो लाशों को कफन पहना रही है
वो भी उसकी पुष्टि नहीं करते। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर लाशें धोई जा रही है और इस लाश में आप गौर से देखेंगे तो नीचे जो तस्वीर है उसमें 39 लिखा हुआ है। 39 रोक कर ये 39 आप कभी भी देख सकते हैं। 39 का मतलब ये बॉडी नंबर 39 है, कफन पर लिखा हुआ है। बता रहे हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है कि 20 लोग मारे गए हैं, जिससे 9 ज्यादा तो यही लाश पुष्टि कर रही है और सरकार के दावे की पुष्टि कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जब परिजन बोल रहे हैं कि उनको मना किया जा रहा है कि वो मीडिया से इस बात को बताएं कि वो अपने परिजन से बिछड़े हुए हैं, उन्हें उनके परिजन मिल नहीं रहे हैं। इस बात को बताने से भी मना किया जा रहा है। ये खतरनाक बात, ये खतरनाक प्रवृत्ति, ये मामले को दबाने का प्रयास, ये सारी चीजें दिख रही हैं। कहा तो ये जा रहा था कि गंगा किनारे कुंभ घाट पर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वहां कूड़ा करकट तक का नाम नहीं, शौच वगैरह भी इतने बढ़िया व्यवस्था है, कोई खुले में शौच नहीं कर रहा है। बहुत डंका पीटा गया, तरह तरह के शौचालयों के दृश्य बताए गए। पत्रकार भी वहां पहुंचकर बता रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, कोई बाहर में शौच नहीं कर रहा है। लेकिन आज समांतर मीडिया ने इस तस्वीर को भी जारी किया। आप देखिए, ये तस्वीर पूरे नदी घाट पर शौच की तस्वीर है। ये शौच की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कितनी अव्यवस्था है। मैं पॉटी का भी वीडियो ले लूं, नहीं तो लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने झूठ बोला। झूठे दावे किए जाते रहे हैं शौच को लेकर के। ये पॉटी का विजुअल बनाने वाले लोग कह रहे हैं। इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं दिखाता, लेकिन ये बताने के लिए कि कितने झूठे दावे किए गए हैं, ये दिखाना जरूरी था। आप इस तस्वीर हृदय विदारक घटना, चीख पुकार, लेकिन कौन सुनेगा ये चीख पुकार? सुनने को कोई नहीं है तैयार। प्रधानमंत्री को रैली पसंद है, चुनाव की रैली करना उनके लिए बहुत जरूरी है। कुंभ के यात्रियों से संवेदना प्रकट करने उन्हें तो कायदे से वहां पहुंचना चाहिए था। जब आप कुंभ स्नान को शासकीय ढंग से प्रायोजित तरीके से अंजाम देते हैं, गृह मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ है, तो जब मौत का जो कुंभ बन गया उसके लिए आपको शीघ्र जाना चाहिए था। ये बात निश्चित रूप से ये याद रखी जाएगी, नरेंद्र मोदी जी, याद रखी जाएगी। और राजनीति का आलम तो देखिए, गंगा में वो घटनाएं घट रही थी और दिल्ली में यमुना को लेकर के आप जान रहे हैं लगातार राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जाता है, जो छोड़ा गया वो जहरीला पानी छोड़ा गया, अमोनिया युक्त पानी छोड़ा गया और उसमें इतना ज्यादा अमोनिया और जहरीली चीजें थी कि उसको फिल्टर करके करना मशीन के भी वश में नहीं था। इस तरह से एक तरह से हरियाणा की सरकार ने दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में ढकेला। जिनोसाइड हो सकता था और इसका ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ने की तैयारी थी, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास था। इस किस्म से जब अरविंद केजरीवाल ने कहा तो चुनाव आयोग ने आज रात 8 बजे तक का समय दिया था कि अरविंद केजरीवाल सबूत दें। हो सकता है उन्होंने सबूत दिए हो, वो खबर हमारे पास नहीं, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना बहुत जरूरी है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक दावा किया कि वो अपने इधर के यमुना का पानी पी सकते हैं और उनका कहने का मतलब था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री
यही यमुना का पानी पी कर दिखाएं, बल्कि चुनौती दी जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल यमुना में नहा कर दिखाएं, मैं तो पानी पी कर दिखा रहा हूं। और वो किस तरह से पानी पी रहे थे वो आपको दिखाना जरूरी है। ये है, एक हाथ से पानी पी रहे हैं और दूसरे हाथ पी नहीं रहे हैं, बल्कि इसमें पानी मुंह में डाल रहे हैं। आप देखिएगा, मुंह में डालते हैं और तुरंत उसको उड़ेल भी देते हैं, मुंह में डालते हैं और तुरंत उड़ेल देते हैं। ये है राजनीतिक नौटंकी। वहीं पर उस पानी को मुंह से निकाल देते हैं। पानी पिया और इस पानी को तुरंत मुंह से निकाल दिया। ये देखिए, निकाल दिया। ये है इनका सच, ये है हकीकत जो आप सब देख रहे हैं कि हकीकत किस तरीके से सामने आ रही है। लेकिन अब थोड़ी सी बात हम दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे राहुल गांधी का प्रवेश हुआ दूसरी बार बीमार होने के बाद, वैसे कांग्रेस उम्मीद के मुताबिक अपने पैरों पर खड़ी होती हुई नजर आने लगी। मैं तो पहले से आपको बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी दमखम से चुनाव लड़ रही है और जनता कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है। और यही दिल्ली चुनाव का एक अलग बात है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांग्रेस पार्टी खड़ी होती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जब अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलना शुरू किया तो अब भागते जगह नहीं मिल रही है अरविंद केजरीवाल को। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी आप वो बताइए, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ ये क्यों नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल जी वहां वो क्यों नहीं हुआ। तो अरविंद केजरीवाल जी की हालत खराब है। जवाब देते देते हम आपको राहुल गांधी की बात सुनाते हैं, वो क्या और किस तरीके से बात झूठे बयान देते हैं, हर मीटिंग में झूठ बोलते हैं। वैसे ही केजरीवाल काम करते हैं। 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना में, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं, वैसे ही झूठ बोलते हैं जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए एक के बाद एक सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि आप जातीय जनगणना नहीं करा सकते, नरेंद्र मोदी भी नहीं करा सकते, दोनों इस पर बोलते नहीं, दोनों इस पर चुप हैं। वो पूछ रहे हैं कि जब जरूरत पड़ती है तब अरविंद केजरीवाल जनता के बीच मौजूद नहीं होते और उनकी तुलना वो नरेंद्र मोदी से भी करते हैं। खास बात यह हुई है दिल्ली की सियासत में कि राहुल गांधी के आने के बाद जो लोग संशय में थे कि कांग्रेस पार्टी को वोट करें कि नहीं करें, मन था लेकिन लगता था कि कांग्रेस पार्टी रेस में होगी कि नहीं होगी, वो सारे वोट अचानक से खड़े हो गए हैं। अब सिर्फ राहुल गांधी की सभा में भीड़ जुट रही है ऐसा नहीं है। भीड़ जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में दिख रही है, सभा कर रही है, वहां भीड़ चली आ रही है। ये नजारा पहले कांग्रेस की सभाओं में देखने को नहीं मिलता था और यही कांग्रेस की वापसी है दिल्ली की सियासत में। कई सारी सीटें साफ तौर से दिख रही हैं,
चाहे बुरारी हो, चाहे बादली हो, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे सीमापुरी हो, चाहे सीलमपुर हो, चाहे ओखला हो, चाहे बदरपुर हो, इन तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक रेस्पेक्टेबल वे में इलेक्शन लड़ती हुई दिख रही है, चुनाव जीतती हुई दिख रही है। जीत हार का फैसला तो मतदाता करते हैं, लेकिन उसके पहले की आबो हवा जो है वो बता रही है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में कहीं नंबर 1 और कहीं नंबर 2 नजर आ रही है। ये बदलाव आया है और इसी चीज को राहुल गांधी का इसमें बड़ा योगदान है, इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन एक और बाइट हम राहुल गांधी की आपको सुनाना चाहते हैं। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आप साफ बता दो, आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना चाहते हो या नहीं? मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, गरीब लोगों के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी को साफ कह देना चाहिए कि वो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। क्षमा कीजिएगा, हर मीटिंग में झूठ बोलते हैं। लेकिन बात मोटे तौर पर आप सुन चुके हैं। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं भी लेकर आता हूं, फिर राहुल गांधी पर भी बात होगी। देखिए, एक प्रतिक्रिया है कि महाकुंभ में सिर्फ नेताओं और संतों की ही सुरक्षा है, आम आदमी को तो भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। बेचारे कितनी जहमत उठाकर जाते हैं अंध श्रद्धालु हमारे देश में। गजेंद्र तिवारी लिख रहे हैं, दिल्ली चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कृष्ण कुमार कह रहे हैं, मिस्टर प्रेम, यू स्ट्रांगली एडवोकेटेड दैट कांग्रेस राहुल आर फाइटिंग दिल्ली इलेक्शंस इवन ऑन अदर चैनल्स, सैल्यूट टू यू। मोदी ने ट्वीट भी 5 घंटे के बाद किया, वही पता चलता है कि वह कितने संवेदनशील हैं। अन्य घटनाओं पर तुरंत ही ट्वीट करते हैं। गुमन सिंह राजपूत जी नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट पर टिप्पणी कर रहे हैं महाकुंभ की घटना पर, और राजा जी लिख रहे हैं, नौटंकी। केजरीवाल की खुद अपनी सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है, गुमन सिंह राजपूत कह रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, केजरीवाल जीतेंगे या नहीं ये उन्हें भी नहीं पता, उन्हें भी विश्वास नहीं। संजय सहगल लिख रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लोगों की जान ज्यादा जा रही है। बीजेपी बराबर आप, यानी दोनों इक्वल हैं, ये कह रहे हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन जी लिख रहे हैं, ये भाषण राहुल गांधी का बहुत अच्छा हुआ है, यही भाषण से इलेक्शन चेंज हो गया है। ये जो बात कह रहे हैं, यहीं पर मैं थोड़ा रुकता हूं कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है, उन्होंने एक दिशा दे दी है। वो बता रहे हैं कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये दोनों झूठ बोलने वाली पार्टियां हैं। ये दोनों जनता को जो वादा करती है उसको पूरा नहीं करती और झूठ का खेल खेलती है। ये दोनों पार्टियां जातीय जनगणना के खिलाफ है। ये दोनों पार्टियां आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने के खिलाफ है। दरअसल ये दोनों पार्टियां आरक्षण के भी खिलाफ है। तो इन बिंदुओं पर राहुल गांधी ने झकझोरा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की बात को जोरदार तरीके से उठाया है। तो इसका नतीजा पैन दिल्ली में पड़ा है। राहुल गांधी ने जो बात समझाने की कोशिश की है उसका असर हर जगह दिखा है। मैं पहले से एक बात कहता रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपने लिए और कांग्रेस के लिए पॉजिटिव वोट्स तैयार किए हैं, और पॉजिटिव वोट्स का मतलब है कि परिणाम चाहे जो हो, हम वोट कांग्रेस को देंगे। इस तरह की सोच को उस पार्टी के लिए पॉजिटिव वोट मानते हैं, और ऐसा पॉजिटिव वोट बीजेपी के पास भी है, ऐसा पॉजिटिव वोट
आम आदमी पार्टी के पास भी है, लेकिन कांग्रेस के पास से ऐसे पॉजिटिव वोट्स निकल गए थे, वो पैदा हुए हैं। तो पॉजिटिव वोट्स की ताकत के साथ जब राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं, तो हर मैंने तो आज भी कई विधानसभा सीटों को देखा, नई दिल्ली विधानसभा सीट, बदरपुर की सीट, इस बीच चांदनी चौक की सीट, कई जगहों पर आज भी मैं गया और लगातार 2-3 दिनों से जाकर महसूस कर रहा हूं कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, साफ तौर पर है। और कांग्रेस की जीत को लेकर के चर्चा तो हो रही है, लेकिन विश्वास की कमी है। लोग विश्वास के साथ नहीं बोलते कि कांग्रेस जीत रही है, ये बात समझिए। लेकिन कांग्रेस जीत सकती है, ये बात अब सिर्फ प्रेम कुमार नहीं बोल रहा है, ये बात दिल्ली की जनता बोल रही है, जिसको प्रेम कुमार महसूस कर रहा है, सूंघ रहा है, सुन रहा है और आपके सामने रख रहा है। इसको हम पहले से बोल रहे थे, इसको हम पहले से देख पा रहे थे, राजनीतिक रूप से देख पा रहे थे कि कांग्रेस जैसे ही लड़ने के लिए खड़ी होती है, वैसे ही बहुत सारे वोट्स जो संशय के कारण, जो भ्रम के कारण बीजेपी या आम आदमी पार्टी में बट जाते हैं, वो वापस कांग्रेस के पास आते हैं। खास तौर से दलित और मुस्लिम्स का झुकाव बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के लिए बना हुआ है। ये खुलकर कहने की बात है, दलित और मुस्लिम्स का झुकाव बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की ओर बढ़ा है। और इस झुकाव के साथ साथ जो कुछ और वोटर्स हैं, उनमें सिख शामिल हैं, उनमें जाट का बड़ा हिस्सा शामिल है, उसमें गुर्जर का हिस्सा तो नहीं लेकिन अच्छा खासा प्रोपोर्शन शामिल है, और पूर्वांचलियों के रूप में भी एक अट्रैक्शन है। ये सारे वोट्स मिलकर के एक माहौल बना रहे हैं, और यही कारण है कि अचानक हर जगह कांग्रेस एक मजबूत और प्रतिद्वंदी के तौर पर कहीं आम आदमी पार्टी को नजर आती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी को नजर आती है। दोनों ही पार्टियां अपने आप को यह कहने से बचा रही हैं कि हमारे टक्कर में कांग्रेस है। इसका कारण है, अगर बीजेपी कहती है हमारे टक्कर में कांग्रेस है, तब तो वो चुनाव जीत के भी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि बीजेपी चाहती ही नहीं कि वो कांग्रेस टक्कर में आए। अगर कांग्रेस टक्कर में आ जाती है और बीजेपी के टक्कर में आ जाती है, तो पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश का नैरेटिव बदलता है। आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस को मान लेती है कि हमारा प्रतिद्वंदी है, तो इसका मतलब वो ये मान लेती है कि उसका वोट बैंक जो है कांग्रेस की तरफ खिसका है। वो अपने वोट बैंक को स्ट्रांग तभी कर पाती है जब अपना पहला दुश्मन बीजेपी को बताती है। बीजेपी को अपना पहला दुश्मन या पहला प्रतिस्पर्धी या जिनसे मुकाबला है बता करके, वास्तव में आम आदमी पार्टी जो वोट है उसको पोलराइज करने की भी कोशिश करती है, जो बीजेपी करती है, जो बंगाल में ममता बनर्जी करती है। बंगाल में ममता बनर्जी को ऑपोजिशन में कौन चाहिए? कांग्रेस नहीं चाहिए, लेफ्ट नहीं चाहिए, ममता बनर्जी को बीजेपी चाहिए होता है, क्योंकि बीजेपी की पोलराइजेशन पॉलिटिक्स और ममता बनर्जी की पोलराइजेशन पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे की जरूरत है। वही स्थिति आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनाने की कोशिश करती है। तो आप समझ रहे हैं कि दोनों को फॉर्मली स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस उनको टक्कर दे रही है, लेकिन जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जिस तरीके से उनके हाव भाव हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी के इमरजेंस से और बार बार रैली करने से जो बेचैनी उनमें हो रही है, उन बेचैनियों को पढ़िए, उनकी प्रतिक्रियाओं को पढ़िए, राजनीति को समझिए, तो ये बात साफ तौर पर नजर आती है कि कांग्रेस एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी बनकर उनके सामने है। और इसमें संदेह नहीं कि हमने जो दलितों के बीच सर्वे किया था, उन दलितों के बीच सर्वे में 27 से 28 सीटें कांग्रेस पहले या दूसरे नंबर पर थी। और ये सर्वे अगर पूरी दिल्ली पर लागू होता है, जो आंकड़ों में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्वभावगत कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, तो निश्चित रूप से दिल्ली 3 कोनों में बट गई है।
मत दिल्ली के वोटर 3 हिस्सों में बट गए हैं। अब उसमें जो हिस्सा बड़ा होगा वो लीड करता दिखेगा, लेकिन सरकार बनाता नहीं दिखेगा। आज की तारीख में तो यही लगता है कि कोई पार्टी सरकार बनाने जा नहीं रही है अपने दम पर, सबको चाहिए होगा साथ, और जब नहीं मिलेगा हाथ तो लगता नहीं है सरकार बन पाएगी। हाथ का साथ सरकार बनाने के लिए जरूरी है आज की तारीख में। अब बचे हुए दिनों में अगर कांग्रेस ने कुछ बड़ा कर दिया, कुछ खेला कर दिया, कुछ चमत्कार हो गया, राहुल गांधी ने कैंपेन को और थोड़ा एग्रेसिव बना दिया, तो निश्चित रूप से ये आपको परिस्थिति में बदलाव दिखेगा। हम आपको एक स्क्रीन शेयर करके एक बाइट दिखाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अब बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जिसको हम दिखाना चाह रहे थे आपको, वो आपको जरूर हम दिखाना चाहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कभी सोचे थे महात्मा गांधी सपनों में देश आजाद होने के बाद मैं कुछ बनूंगा? नहीं, उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा, मैं नहीं। ये हमारा त्याग है। जैसा कि सोनिया गांधी जी ने उनको, लेकिन उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए, मैं एक आर्थिक दृष्टि से देश को बढ़ाने वाला व्यक्ति को प्रधानमंत्री को उन्होंने, अरे यहां तो लड़ते हैं कुर्सी के लिए। पहले बीजेपी की एक सरकार रजिस्टर हो गए और यहां आप आया, हम बहुत आपको क्लीन सरकार देंगे। यमुना पानी बहुत क्लीन है, लोग पी रहे ना वो पानी, पीते नहीं। अरे एक डुबकी मारने लगा भाई मोदी को और ये आपके हमारे केजरीवाल को, उसमें डुबकी लगाने लगाओ यमुना को। नहीं, अरे पीने के लायक भी आप पानी नहीं दे सकते तो आप कौन से लीडर हो? तो इस तरह से आप सुन रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और उनकी एक अपनी पकड़ है, समाज के बीच में एक अपना इम्पैक्ट है। और दक्षिण भारत के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दलित समाज के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, और वो जो लोग दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, इन लोगों के लिए चिंतित रहते हैं, वो तबका इनके मल्लिकार्जुन खड़गे से बहुत प्रभावित रहता है। एक सवाल आ रहा था, हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि प्रियंका गांधी कहाँ हैं, प्रियंका गांधी क्यों नहीं उतर रहे हैं? प्रियंका गांधी निश्चित रूप से दिखाई नहीं दी हैं। वो केरल में अपने कंस्टिट्यूएंसी में वहां के मतदाताओं की जरूरत को देखते हुए गई थी, आज लौट आई हैं। कल से प्रियंका गांधी भी चुनाव मैदान में दिखेंगी और कल राहुल गांधी का भी प्रोग्राम है। कल राहुल गांधी संविधान सम्मेलन करने वाले हैं। कल राहुल गांधी शाम में भी कई जगहों पर जाएंगे और दिन में उनको पदयात्रा का भी कार्यक्रम है, संविधान सम्मेलन और शाम की सभा के बीच। तो राहुल गांधी कल भी रहेंगे, प्रियंका गांधी भी रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे उतर चुके हैं और सचिन पायलट लगातार चुनाव सभाएं कर रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एनर्जी दिख रही है। देखिए अब कुछ कमेंट ले लें। राजा जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी इज नॉट ए पॉलिटिशियन बट ही इज नेशनल हीरो। वो राहुल गांधी को नेशनल हीरो का दर्जा दे रहे हैं। एके जी लिख रहे हैं, सर अगर आप पार्टी जीत गया और केजरीवाल चुनाव हार गया तो क्या होगा, सीएम कौन? तो एके जी, मैं किसी से चर्चा कर रहा था अपने ही परिवार में, अपने ही परिवार के सदस्य से, तो हंस हंस करके
बात हो रही थी कि आतिशी बड़ा लकी है। आतिशी मुख्यमंत्री बन गई और बहुत आराम से शासन कर रही। अरविंद केजरीवाल जी खुलकर बोल रहे हैं चुनाव के बाद वही बनेंगे, यानी आतिशी को कुछ समझ भी नहीं रहे। लेकिन अदालत के जो फैसले हैं और जनता का जो फैसला आने वाला है, इन दोनों के बीच अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री बनना अटका हुआ है। ममता बनर्जी तो चुनाव हार जाने के बाद दूसरी सीट पर चुनाव लड़कर जीत गई और मुख्यमंत्री बनी, लेकिन केजरीवाल के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। जनता जब चुनाव हरा देगी तो अदालत तो पहले से रोकी हुई है, तो जनता की इच्छा और अदालत की इच्छा के खिलाफ जाकर के फिर से चुनाव लड़ना और जीत कर आना, ये पब्लिक परसेप्शन के खिलाफ होगा। वो ये बात कर ही नहीं पाएंगे और आतिशी जी को वैसी स्थिति में अपने आप एक और मौका मिल जाएगा। ये आम चर्चा में बातें हैं। और विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, माई हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस टू पीपल हु डाइड इन कुंभ स्टैम्पेड। आपकी भावना, आपकी संवेदना, आपकी संवेदनशीलता, इसके साथ मैं, हमारे दर्शक, तमाम लोग हैं। शिव ललित सिंह लिख रहे हैं, जिंदाबाद राहुल जी। मुकेश कुमार जी संजय सहगल जी को नमस्कार कर रहे हैं। एके जी मुकेश कुमार जी को सब नमस्कार आपस में एक दूसरे को करते हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन जी लिख रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस आप पार्टी को समर्थन नहीं दे, पार्टी शासन जाग जाए बेहतर होगा, फिर इलेक्शन हो, उसके बाद कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत में आएगी। ये मोहम्मद जमालुद्दीन जी बहुत ऐसी बात कर रहे हैं जो राजनीतिक समझबूझ भरी बातें हैं। मेरा भी मानना है कि चुनाव परिणाम जो हो, कांग्रेस को किसी पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को अपनी दिल्ली में अपनी सियासत अपने ढंग से करनी चाहिए। सरकार बनाने की चिंता सिर्फ कांग्रेस की नहीं है कि किसी तरीके से सरकार बना दी जाए। सरकार बनाने की चिंता आप दूसरे लोग दिखाएं, चाहे इसका परिणाम फिर से चुनाव के रूप में क्यों ना हो। ये सारी बातें हैं। मैं कैलाश जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। यह हादसा नहीं, सामूहिक हत्याकांड है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। ये निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी के लिए यह प्रतिक्रिया है। आप अच्छा से पब्लिक को समझा रहे हैं, आपको थैंक। मोहम्मद जमालुद्दीन जी धन्यवाद दे रहे हैं। कैलाश जी लिख रहे थे कि आप कुंभ मेले को चुनाव के लिए भुना रहे हैं, आप में जरा सी भी नैतिकता है तो तुम्हें कसम है कुंभ की, आप इस्तीफा दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये शब्द हैं। एचएस के लिख रहे हैं, प्रेम कुमार जी, अगर दिल्ली का नतीजा भी हरियाणा महाराष्ट्र की तरह आया तो क्या करेंगे? पहले क्या किया था एचएस के जी? हम आप क्या करेंगे? हम आप तो एक माहौल ही देखेंगे, माहौल ही बताएंगे। भाई इतने सर्वेयर, इतने एग्जिट पोलर्स, वो लोग फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उनको नरेंद्र मोदी जी किसी मंत्रालय में बड़ा सा काम दे देते हैं, लीजिए रोना धोना बंद कीजिए, हमारे यहाँ काम करिए। लेकिन हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई बुला करके अपने मंत्रालय में काम देगा। हमारा काम तो आपके ही साथ लगा रहेगा, हम तो आप ही से बातचीत करते रहेंगे और क्या करेंगे। आगे देखें, ओके भाई केजरीवाल संघी विचारधारा का है। ये सारी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, आ रही हैं, मैं प्रतिक्रियाओं को ले रहा हूं लगातार। आईएस पटेल जी लिख रहे हैं, एके भाई कितना झूठ बोलता है केजरीवाल, राजनीति नहीं करूंगा, पार्टी नहीं बनाऊंगा, छोटी कार में नहीं चलूंगा, छोटी कार में चलूंगा, सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, आरोप लगते ही पद छोड़ दूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। और ये सारी बातें आईएस पटेल जी राहुल गांधी याद दिला रहे हैं और चुनाव में ये सबकी जुबान पर चढ़ता जा रहा है। अमवास मदीना लिख रहे हैं, प्रेम जी कांग्रेस पार्टी को कम से कम रावण की पार्टी से गठबंधन करना चाहिए था। अभी देखिए बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपको दिखती हैं वही सही नहीं होती हैं, क्योंकि रावण जी के बारे में भी बहुत धारणा है। कई लोगों का मानना है कि रावण जी भी बीजेपी के हाथों की कठपुतली वैसे ही बने हुए हैं जैसे मायावती जी बने हुए हैं। कई लोगों का मानना है, समय इसको साबित करेगा, हम अभी से नहीं बोलते। लेकिन कांग्रेस को
रावण जी की जरूरत है, ऐसा नहीं लगता। दिल्ली के चुनाव में कम से कम। मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं, प्रेम जी अगर दिल्ली में ईवीएम ठीक ठाक रहती तो आपका आकलन एकदम सही है कि कांग्रेस दिल्ली में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। दिल्ली वाले शीला दीक्षित के कामों का फल कांग्रेस देगी, नतीजे दिल्ली को देखेंगे, चौंकाएंगी। ये दिखेगा। देखिए वोट परसेंटेज में तो साफ तौर पर दिखेगा, सीटों में बेईमानी हो बात अलग है। हुसैन जफर जी लिख रहे हैं, केजरीवाल तो सीएम बन ही नहीं सकते, उनको एससी ने फाइल्स पर साइन करने से रोका है। तो हुसैन जफर साहब, एससी को पलटने में कितना समय लगता है? कोई अरविंद केजरीवाल जी पर गुनाह साबित तो हुआ नहीं है। एससी के फैसले बदले हैं, ईडी ने अपने फैसले बदले हैं कि अब हम केवल गवाह के आधार पर पीएमएलए नहीं लगाएंगे, और पीएमएलए लगने के कारण ही तो अरविंद केजरीवाल पर तमाम चीजें हुई। जब बेसिक बदल चुका है तो पीएमएलए पर पुनर्विचार होगा, ये फैसला भी पलट जाएगा। तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि पत्थर की लकीर हो, इस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। राजनीति को बदलने केजरी आए थे, अब वो खुद बदल गए सबसे बड़ा लिकर स्कैम में। ये निश्चित रूप से बड़ी टिप्पणी आतिशी से बेटर संजय सिंह है। एक और प्रतिक्रिया औसम लिख रहे हैं, सर आज जो मटिया महल में राहुल गांधी की रैली होने वाली थी वो हुई नहीं, क्या वो रीशेड्यूल हो गई है? हाँ, निश्चित रूप से वो हुई नहीं, क्योंकि पहले से जो बात बताई जा रही थी उन जगहों के बजाय अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी की सभाएं हुई हैं। कल की सभा के बारे में भी जो है पूरा मेरे पास तो अभी नहीं पहुंचा है डिटेल, लेकिन कल की सभा, कल संविधान सभा है, संविधान सम्मेलन है, ये तो हमें पता है, लेकिन वास्तव में और किन जगहों पर सभाएं, ये देर रात हो सकता है शेड्यूल आ जाए। और आगे देखिए, मोहम्मद जमालुद्दीन कह रहे हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सीएम भी अपनी सीट हार रही हैं। ये प्रतिक्रियाएं लगातार। और हम देखें, प्राण गोपाल मंडल लिख रहे हैं, कांग्रेस शुड फाइट ऑल ओवर इंडिया बाय देयर ओन कैपेसिटी बट नॉट विथ अलायंस ऑफ रीजनल पार्टीज। ये आम आकांक्षा है जो कांग्रेस के लिए सोचती है कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। मोहम्मद जमालुद्दीन लिख रहे हैं, कांग्रेस को दलित और मुस्लिम एरिया से 20 से 22 सीटें मिल रहा है। एक भाई, राजनीति में पेपर वेट ही रखे जाते हैं गैर मौजूदगी में, ना कि जिंदे लोग। और राजा जी लिख रहे हैं, संजय सिंह सिसोदिया, राघव चड्ढा ऑल्सो वांट्स टू बी चीफ मिनिस्टर। सौरभ सिंह लिख रहे हैं, प्रेम जी 8 को रिजल्ट्स आएगा, कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी, कांग्रेस को ईवीएम से इलेक्शन नहीं करना चाहिए, तभी बाकी पार्टीज भी सोचेगी। आगे देखिए, सुनील लंगन ये लिखते हैं, पेपर वेट रखे जाते हैं अपने पेपर दबाने के लिए। अशोक जी लिख रहे हैं, अशोक शर्मा जी, प्रेम जी राहुल गांधी के पास 10 साल का समय है और वर्तमान सत्ताधीश 10 साल बाद चूक जाएंगे, भविष्य के नेता हैं राहुल गांधी। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी जी की जीत दिल्ली के साथ ही बिहार में भी होगी। जय भीम जय संविधान, राहुल गांधी संविधान अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ऐसा लिखना चाह रहे हैं। आगे प्रतिक्रियाएं चल रही, ईवीएम में लोचा है, क्या प्रियंका गांधी दिल्ली में आएंगी? निश्चित रूप से मोस्ट प्रोबेबली कल ही वो दिखेंगी। केजरीवाल, मोदी और योगी का रोना धोना कब तक जनता देखेगी? मोहम्मद जमालुद्दीन लिख रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार पप्पू यादव और इमरान प्रताप भी जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं हमारे बीच हैं। और एक चीज और जो हम बताना चाहते थे इस चर्चा में जो जरूरी है वो ये कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऐसा समय आ गया है जब वो अपना फोकस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में करना चाहते थे। उनको डिस्ट्रक्ट, एक तरह से ध्यान बटाने वाली बात जो है वो करने में कांग्रेस कामयाब रही। अब उनको कांग्रेस से फाइट करना पड़ रहा है, और कांग्रेस से फाइट करना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। वो बीजेपी से आराम से लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस से लड़ना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होगा, खासकर तब जब कांग्रेस सशक्त तरीके से चुनाव लड़ने के लिए साफ तौर पर नजर आ रही है, दिख रही है। तो इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। और एक और प्रतिक्रिया आ रही है, वो थोड़ा ले लेते हैं। हरिशंकर ये लिख रहे हैं, कुंभ की सच्चाई को जनता के बीच आपने लाया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार हरिशंकर जी।
हम कोशिश करते हैं, हमने सुबह भी कोशिश की थी, अब भी कोशिश करते हैं। विनोद सिंह जी लिख रहे हैं, आपको दिल से सलाम सर, आप जैसे पत्रकार होने पर गर्व है सर, आप जनता की आवाज बने सर, आपको दिल से सलाम। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हमारा हौसला देती है निश्चित रूप से। और औसम लिख रहे हैं कि देश में 2 तरीके की संघी हैं सर, एक है डायरेक्टली आरएसएस से एफिलिएटेड संघी और कुछ हैं मुस्लिम संघी जो 24 घंटा मुस्लिम कम्युनिटी में झूठी नैरेटिव फैलाते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम विरोध है। देखिए, एक मैं उखला तरफ गया था, 2 तरह से मुसलमानों के बीच बातचीत मैंने देखी सुनी। एक तो वो कि एआईएमआईएम का वो उम्मीदवार जो जेल में है उसके लिए वोट करना चाहिए, तो उनके काउंटर में मुसलमान ही खड़े थे। वो कह रहे थे कि क्यों, वो उम्मीदवार जो जेल में है वो तो संघर्ष कर रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे जब सीएए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, जब उसके खिलाफ जब शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा था, तो एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे? या जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे? ये सारे सवाल असदुद्दीन ओवैसी से खुद मुसलमान पूछ रहे हैं। हाँ, ये बात भी मुसलमान मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बुद्धिमान नेता हैं, समझदार नेता हैं और वो कभी भी हेट स्पीच नहीं देते हैं। इस तरह की भी प्रशंसा देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस के समांतर जब कोई असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को लाइक करता है तो उसका काउंटर भी देखने को मिला मुसलमानों के बीच। ये बात मैं खास तौर से इंगित कर रहा हूं। तो कांग्रेस के लिए एक खास आकर्षण है और ये दिख रहा है। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं और लूं। एसएमएस जी लिख रहे हैं कि बीजेपी इज मैनिपुलेटिंग डेमोक्रेसी बाय 1 harassment of journalists, opposition and civil society, 2 manipulate public opinion, 3 weakening of independent institutions. Very correct एसएमएस जी। अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं, प्रेम जी दुखद घटना पर भी पीएम ओछी राजनीति करने से नहीं चूक रहे, धिक्कार है। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, केजरीवाल संवैधानिक अधिकार और संविधान पर चुप होकर एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को गुमराह कर वोट लेने की कोशिश कर रहा है, जो धोखा है। औसम लिख रहे हैं कि एआईएमआईएम बिल्कुल नफरती पार्टी है, वो बीजेपी की बी टीम है, महमूद प्राचा ने बिल्कुल सही कहा था। औसम जी, कुछ समय पहले की बात है, वो एबीपी न्यूज पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया करता है, उस प्रोग्राम में असदुद्दीन ओवैसी जिससे मैंने एक सवाल किया था उस प्रोग्राम में बतौर पत्रकार बैठते हुए, और मैंने जैसे ही ये कहा था कि आप उन्हीं क्षेत्रों में चुनाव क्यों लड़ने जाते हैं जहां कांग्रेस को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा, आप बाकी ऐसी सीटों को छोड़कर बाकी जगह नहीं लड़ने जाते। तो वो बहुत उखड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे तर्क दिए थे कि हम वहां नहीं थे तब भी कांग्रेस क्यों नहीं जीती, हम वहां नहीं थे तब भी कांग्रेस क्यों नहीं जीती, हम राजनीतिक पार्टी तो क्या चुनाव न लड़े, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया था। तो यही उनका जवाब होता है। और औसम जी लिख रहे हैं, मुस्लिम्स, यादवों, पिछड़ों, जातियों और दूसरे माइनॉरिटीज को साथ में सड़कों में आकर ईवीएम का विरोध करना ही पड़ेगा, जनता को विरोध करना पड़ेगा, पार्टी के विरोध करने से नहीं होता है। जनता जब विरोध करती है तो पार्टी नेतृत्व देती है। सर, ईसीआई ईवीएम से काम चोरी और वोटर लिस्ट से वोटर का नाम काट के ज्यादा घोटाला करती होगी, डाउट है। चलिए आगे प्रतिक्रिया लेते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस का ही एक ब्रांच है क्या सर? बिल्कुल सही जानकारी आपके पास। हाँ, आरएसएस का एक मुस्लिम विंग भी है। एक जी औसम ने भी पुष्टि कर दी। और एसएमएस जी लिख रहे हैं, बीइंग फ्रॉम हैदराबाद आई कैन टेल यू दैट ओवैसी इज लैंड ग्रैबर एंड घोंडा ऑफ हैदराबाद, हिज ग्रैंडफादर एंड फादर एंड ही हिमसेल्फ इज अपॉर्चुनिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए। और आज की चर्चा को यहीं विराम देने की इजाजत हमें दीजिए। इजाजत, आप सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।